नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की 6 क्लास का जो लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो है 8th चैप्टर, भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से चैप्टर थे। लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। तो मौसम देखिए क्या है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। तो ये मौसम होता है। एक होता है जलवायु, और जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है। जलवायु लंबे समय के लिए होती है और मौसम जो है वो दिन बदलना। आज कैसा मौसम है, जैसे आप कहते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, कल खराब हो गया, हम कहते हैं आज मौसम बहुत खराब है। तो जो लंबे समय की भौगोलिक दशाएं हैं उनको जलवायु कहते हैं, और जो शॉर्ट में है उनको क्या कहते हैं, मौसम आज या कल कैसा है। वो एक गाना भी है, यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो कि मौसम जैसे फटाफट बदलता है, उसमें ये थोड़ी कहता है कि यार बदलना जाना जलवायु की तरह। वो तो कहता है कि मौसम की तरह मत बदल जाना। कि आज तो मैसेज कर रहे हैं आई मिस यू, और कल मैसेज कर रहे हैं हु आर यू। तो कि आप कौन हो। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतया भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक, ये ठंडा मौसम। मार्च से मई तक गर्म, और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम यानी वर्षा वाला। अक्टूबर और नवंबर मानसून के लौटने का समय यानी शरद वाला। सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु की। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो जो शीत ऋतु में भारत की देखिए स्थिति ये होता है, जैसे दिसंबर के आसपास का समय है तो हमने जैसे पहले क्लासों में देखा था कि सूर्य मकर रेखा की तरफ चमकता है। तो सीधी सी बात है कि जो भारत की तरफ वाला हिस्सा होगा उधर क्या होगी, ठंड होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें उधर सीधी नहीं पड़ेगी। तो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी तो तापमान अपने आप ही कम हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। तो अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु का चल रहा है, और सूर्य की किरणें सीधी ही पड़ती है। 21 जून को आप देखना, उस दिन न्यूज़पेपर में हर जगह आएगा कि आज सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमक रहा है। तो ये जो समय चल रहा है ये इस तरफ का है कि कर्क रेखा की तरफ सूर्य की जो रोशनी है वो पड़ रही है। तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। तो जब गरम गरम लू चलती है तो हम कहते हैं कि बहुत ताती ताती चल रही है, चामड़ी बढ़न लाग रही है। वो चामड़ी बढ़न लाग रही है वो किससे बढ़ती है, ये जब ताती ताती चलती है ना लू, तब चामड़ी बढ़ती है। तो इसमें अभी एक बच्चों वाली चीजें हैं आपके लिए, नहीं है कि भाई जैसे मान लीजिए दही का शरबत, तरबूज, इमली, आम, बेल, नींबू, तो ये चीजें, छाछ वगैरह। अब हिंदी में वर्षा कहते हैं, मराठी में पाउस कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, और बंगाली में वर्षा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बारिश जो है वो एक उर्दू वर्ड है, वो
बारिश जो कहते हैं ना, हम ज्यादातर कहते हैं कि बारिश आज आई कि नहीं आई। बारिश एक उर्दू शब्द है और वर्षा है हिंदी शब्द। मराठी में पाऊस और बंगाली में बोरसा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। मैंने आपको बताया था कि इस समय जो आप जून जुलाई वाला समय आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, तो भारत के अंदर से मध्य भाग में से कर्क रेखा निकलती है। यानी इस तरफ जो है वो कैसा स्थान हो जाएगा, गर्म। गर्म होगा तो वायु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और जबकि हिंद महासागर और अरब सागर, जो हिंद महासागर वाला स्थान है, उधर उच्च वायु दाब का केंद्र बनेगा, क्योंकि उधर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही सीधी। तो उच्च, और हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तब वो हवाएं इधर आएगी और आते आते ये जो इधर अरब सागर वाला मानसून है, अरब सागर है, यहां से भी हवाएं लेते हुए इस तरफ आ जाएगी। वे अपने साथ नमी भी लाती है, तब ये पवन पहाड़ों से टकराती है, तब वर्षा होती है। और फिर राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान में अरावली, जिस तरफ का मानसून आता है ऐसे ही है यूं। अब अगर वो ऐसे होती तो हमारे यहां खूब बारिश होती। अब वो ऐसे है, ऐसे है, तो इसके साथ साथ बारिश ऊपर निकल जाती है। हम जो है रोज बादल देखेंगे कि अरे ये बादल आज बरसे, आज बरसे, वो बादल ऊपर दिखेगा वो, लेकिन वो देखते देखते अधिकतर बादल ऊपर की तरफ से निकल जाते हैं। अगर अरावली ऐसे नहीं होके ऐसे होती तो वो बादल रुकते और अच्छी खासी वर्षा करते। लेकिन अब इस तरह से है वो, तो इस मानसून, जिस तरफ का मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, जिस तरफ का मानसून, उसी तरफ के समानांतर साथ साथ में अरावली है, तो हवाएं साथ साथ निकल गई अरावली की। मानसून के लौटने का समय, मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम से वर्षा होती है। तो ये लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो भारत के अंदर जो है वो एक मानसूनी पवन है, मानसून के आएगा तो ही यहां वर्षा होगी। और स्थिति क्या है, उष्ण कटिबंध में होने के कारण, तो यहां कृषि है वो भी किस पर निर्भर है, वर्षा पर। तो अच्छा मानसून आएगा तो अच्छी बारिश होगी और अच्छी मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है, जबकि लद्दाख के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं, तो इस कारण से उनकी जलवायु सम रहती है हमेशा। वे न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। आर्द्र क्या होती है, जिसमें वाष्प की मात्रा हो जलवायु में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ये एनसीईआरटी वाले को भी पता है कि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी समय आता है। इसके बाद में आता है प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं और पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल।
घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब जो अपने आप ही पनपते हैं, अपने आप ही उगते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है, जलवायु की विभिन्नता के कारण। तो आप जैसे मान लीजिए ऊपर रूस है, तो वहां की जो जलवायु है, वहां की वनस्पति अलग होगी, भारत की वनस्पति अलग होगी, समुद्र के किनारे वनस्पति अलग होगी, रेगिस्तान में वनस्पति अलग होगी। तो किस चीज का डिफरेंस है? जलवायु की विभिन्नता के कारण। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती है, इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। तो जो हम वन हमारे लिए क्यों लाभदायक हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, और CO2 को वो ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता है वनों की। और जैसे पेड़ पौधे लगे होंगे तो वो मिट्टी भी मजबूती से बंधी रहेगी, तो उससे मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। किसके? वन्य जीवों के। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो सिंपल सी सीधी सी चीजें हैं। अब ये वनों के क्या क्या उपयोग हैं? कई बार इसमें से भी प्रश्न बहुत अच्छे बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों का उपयोग नहीं है। तो अब ये चीजें तो पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब इनसे जैसे हम दवाइयां, आश्रय जो स्थान मिलता है लोगों को, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, पेड़ पौधों से, ये मिट्टी को बांधना, रबड़, इमारती लकड़ी, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, गोंद और लाख, फल, शहद, ये कितनी ही चीजें हैं जो हम किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ों से प्राप्त करते हैं। अगर पेड़ों को हटा दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए वनों का संरक्षण जो है वो इतना जरूरी है। अब इसके बाद में आते हैं वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। तो अब इसमें क्या क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं, गिर के अंदर। और गिर की जो गायें हैं, देखिए उनका दूध भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो घी वगैरह, मक्खन वगैरह निकलता है गाय का वहां से, तो बहुत ही अच्छा, योग्य है, जो एक अच्छी गुणवत्ता वाला दूध होता है वहां पे। एशियाई शेरों का निवास है। मैं जब ये गिर वन में देख के आया था, जो वहां एशियाई शेर हैं, तो शेर भी दिखा था, शेरनी भी दिखी थी, और शावक भी दिखे थे। दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो खेल रहे थे। आलसी होते हैं वैसे स्वभावतः ये जो एशियाई शेर हैं। यहाँ नाहरगढ़ अभयारण्य के अंदर भी आप कभी देख के आइएगा, आपको एशियाई शेर दिख जाएंगे। वो आलसी ही दिखेंगे आपको, हमेशा वो सोते हुए ही दिखेंगे। तो थोड़े से आलस्य वाले होते हैं एशियाई शेर। तो उस टाइम भी वो लेटे हुए थे, जहां से जिप्सी निकलती है तो सड़क के पास में ही लेटे हुए थे। ये ज्यादा इनसे एक्टिव नहीं होते ये। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। तो दक्षिण भारत में आपको जो है ये खूब दिखेंगे हाथी, जो है केरल कर्नाटक तरफ। और हाथी और एक सींग वाले गेंडे जो हैं असम के जंगलों में। अभी एक सींग वाला जो गेंडा है ये आया हुआ है एग्जाम में, कि कहां आपको कौन से अभयारण्य मिलता है। तो असम की तरफ है। तो असम के अंदर जो है वो अभयारण्य है काजीरंगा अभयारण्य।
और ये पिछली बार रीट के अंदर पूछा हुआ है, आप देख लेना चाहिए एग्जाम में, कि एक सींग वाला गेंडा, तो इसको राइनो भी कहते हैं। और ये जो एक सींग हम बोलते हैं कि एक सींग वाला गेंडा, तो दरअसल ये एक सींग सींग नहीं होता, ये इसकी नाक होती है। लेकिन ये इसके मुंह के आगे ऐसे ऊपर की तरफ यूं दिखता है निकला हुआ, तो हम कहते हैं एक सींग वाला गेंडा, जबकि है उसकी नाक है वो। तो असम के काजीरंगा अभयारण्य के अंदर है, ये पाए जाते हैं। भारत के जो लगभग आप मान लो 91% जो गैंडे हैं वो इसी असम के काजीरंगा में मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान में और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊंट कहाँ मिलते हैं? भारत के रेगिस्तान में। ये जो पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा है, पश्चिमी राजस्थान हो गया, गुजरात वाला हो गया, तो ये जो इस तरफ का क्षेत्र है, यहां आपको ऊंट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट ही आसानी से चल पाता है। ऊंट के पांव जो हैं वो गद्देदार होते हैं और वो इजिली रेत पर रखे जा सकते हैं। तो ईश्वर ने जीव जंतुओं को भी बनाया है तो उस जगह के हिसाब से बनाया है कि वो वहां इजिली चल पाए। जंगली गधा कच्छ के रण में, अब ये इस बार जंगली गधे वाला आ सकता है आपके। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बतख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान जो है वो शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा और करेत प्रमुख है। वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथी बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम और मानचित्रों पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो ये वन्य जीवन है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। प्रतिवर्ष अक्टूबर का पहला सप्ताह जो है उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो ये ऐसे ही प्रश्न निकलते हैं इसमें से। फिर आता है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी, पिंटेल बतख, कलीरियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। बताओ इसके क्या जची ऐसी, क्या आर्कटिक प्रदेश जो है 8000, आर्कटिक प्रदेश कहां पड़ा है? ऊपर, वही ब्रिटेन के ऊपर उधर वाला भाग, 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये भारत आती है। तो ये प्रवासी कहते हैं ऐसे पक्षियों को। थोड़े दिन रह के वापस चले जाते हैं। तो ये आपका प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था। अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? मौसिनराम। जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहां पाए जाते हैं? तो हिम तेंदुए कहां पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये जंगली बकरी देखिएगा सिंपल बकरियों की तरह नहीं है। यहाँ वाली बकरी और इस बकरी को भिड़ाएं तो ये बकरी जीतेगी। जंगली बकरी बहुत डेंजर, खतरनाक होती है ये। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहां बहती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय तो आपको मैंने बता दिया, इतनी बार समझा दिया, किधर से किधर? समुद्र से स्थल की ओर।
ये हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। तो उसमें हिंद महासागर से पवनें आती है, अरब सागर से भी साथ में लेकर के आती है। और ये चूंकि मुख्य रूप से मानसून है, इसलिए इसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कुछ खाली स्थान है। गर्मी में दिन के समय शुष्क और गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किसके मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है? कौन से मौसम में? और गुजरात के जो है किसका निवास है यहाँ पे? तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है वो आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो इनको जल्दी से हम जो है फटाफट अच्छे से पूरे चैप्टर को सभी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है अभी इसमें। आगे जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी तो चैप्टर बड़े बढ़ेंगे। अभी इतने बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। 20 से 25 मिनट के बीच में वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।